शायद आपने नशा छोड़ने जैसा मुश्किल काम करके ये समझा कि आपका काम मुकम्मल हो गया। काफ़ी मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, मानना पड़ेगा। लेकिन अगर हम में से कोई ये समझता है कि ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट या रिकवरी में नशा छोड़ने जैसा बहुत मुश्किल काम करने के बाद हमारे कामकाज मुकम्मल हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। फिर हमें एक कोई ऐसी ज़िंदगी या लाइफस्टाइल भी तो गुजारना पड़ेगा ना कि हम रिकवरी में आगे बढ़ें, जिसे रिकवरी प्लानिंग या रिलैप्स प्रिवेंशन कहते हैं। आपको पता है ना ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कैसे होती है? जब इंसानों को उनके हाल पे छोड़ा जाता है ना, तो वो बहुत लुट मचाते हैं। लेफ्ट टू देयर ओन whims and desires, human beings are capable to do a lot of destruction. ये है ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन अब वो आप पेरिस अकॉर्ड और ये अकॉर्ड और वो ट्रीटी और वो सुन रहे हैं ना, जब इंसानों को उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है ना, तो वो अपना और दूसरों का बहुत सा नुकसान करते हैं। फिर वो किसी बात को नहीं मानते, कोई भी इंसान हो। इसीलिए तो रिलीजन्स आए, इंसानों ने वैल्यूज सीखी, एजुकेशन आ गई, और बड़ी चीज़ें हैं जो हमें ट्रैक पर रहने के लिए मोटिवेट करती हैं, हमें पुश करती हैं। इसे भी आप स्ट्रक्चर ही कहिए। एक तो जैसे रिकवरी स्ट्रक्चर होता है या ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर होता है ना, इसी तरह दुनिया में भी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई ना कोई स्ट्रक्चर्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। और क्योंकि अगर वो ना हो तो हम बहुत नुकसान करने के कैपेबल हैं। हाँ, लेकिन जूं जूं दुनिया सिविल और मज़ीद होती जा रही है, तो हमें चेक्स एंड बैलेंसेस की वजह से अपने आप को ट्रैक पे रखने का मौका मिलता है। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि लेफ्ट टू आवर ओन सेल्व्स हमारे हालात बहुत बुरे हो सकते हैं। और एडिक्शन में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। रिजेंटमेंट्स आती हैं, वो ज़्यादा हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम बैठ के अपने जहन से सोचें तो हमें पता लगेगा कि रिजेंटमेंट ऐसा रिस्पॉन्स है जो हमने जनरेट तो किया पर बनता नहीं था। देखें, जैसे ये एक अस्पताल है और भी हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे घर भी हैं। तो उन सारी जगहों को चलाने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता है। जैसे घरों को चलाने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है, आम तौर पे उसे एक एवरीडे लैंग्वेज में कहते हैं हाउस रूल्स। हाउस रूल्स का वर्ड तो आपको पता है ना, हाउस रूल्स। या वो कहते हैं जी हमारे घर का ये दस्तूर है हमारे ख़ानदान में ऐसा होता है, हम ऐसा करते हैं, लोग ऐसे बातचीत करते हैं, हमारा ये रिवाज है। ठीक ठीक, बिल्कुल सही। तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि अगर वो ना हो तो वो पूरा फैमिली सिस्टम बहुत ख़राबियों का शिकार हो सकता है। तो जाहिर है आपके हाउस रूल्स होंगे कि लेट आने को अप्रिशिएट नहीं किया जाता होगा, तो फिर इस पर एक फ्रिक्शन डेवलप होती होगी, इस पे बहस मुबाहिसा होता होगा। इस पे पहले ऐसी ट्रीटमेंट्स भी होती थी जो होलिस्टिक नहीं थी इतनी, खाली दवाइयों वगैरह से गुजारा। आप अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज़ मेंट बाय होलिस्टिक ट्रीटमेंट? होलिस्टिक का मतलब होता है होल, पूरा, यानी बहुत से कंपोनेंट से मिलके एक पूरी कोई पिक्चर बनती है, उसे होलिस्टिक ट्रीटमेंट कहते हैं। और ये जो क्रॉनिक इलनेसेस की रिकवरी है, इसमें होलिस्टिक ट्रीटमेंट का बड़ा रवाज है। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट से कहा जाता है कि जनाब आप अपनी दवाई भी खाएं और आप वॉक भी करें और खाने में भी अपना अंदाज बदलें पहले के मुकाबले में, क्योंकि अगर पहले जैसी चॉइसेस और बिहेवियर्स रहेंगे तो रिजल्ट्स भी पहले जैसे ही होंगे। ऑब्वियस है ना। लेकिन एडिक्शन में ये चीज़ पता नहीं क्यों रिकवरिंग पेशेंट्स समझने में वक्त लगा देते हैं और बेजा एक्स्ट्रा तकलीफ़ का सामना करते हैं। क्योंकि एडिक्शन में ना आपके पास एक ही रास्ता है, दो में से एक रास्ता है आपके पास। या तो आप नशा कर सकते हैं और तकलीफ़ें उठा सकते हैं, लेकिन आपकी तकलीफ़ आपको दिखाई नहीं देगी, दूसरों को दिखाई देगी।
या आप नशा छोड़ सकते हैं और नशे की ज़िंदगी भी छोड़ सकते हैं, नशे की ज़िंदगी भी छोड़ सकते हैं, नशे के रवैये भी छोड़ सकते हैं। जैसे नशे का एक रवैया है अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ गुस्सा मुस्सा करना, बुरा रवैया इख्तियार करना किसी बात पर। कुछ ना कुछ वो बाइपोलैरिटी और एडिक्शन से आता है, और कुछ आपको गुस्सा करने से सेकेंडरी बेनिफिट्स भी तो मिलते होंगे ना। देखें, जब आप इतनी अब छोटा भाई समझ के मैं हल्की फुल्की बात करने लगा, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, इतनी ज़बरदस्त सेहत के साथ जब आप किसी को दबका शबका मारते होंगे तो अगले बंदे का त्रात निकल जाता होएगा ना यार। नहीं, वो गुस्सा करने से हमें फ़ायदा भी तो होता है ना। दूसरा बंदा ज़रा तकलीफ़ में आ जाता है, दीवार से लग जाता है, हमें लगता है कि हमने उस पर फ़तह हासिल कर ली है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए, नेचर किसी एब्सोल्यूट रियलिटी का नाम नहीं है। हमने किसी की भी शख्सियत और किसी एक टाइम पर वो कैसा दिखाई देता है या ज़िंदगी में कैसा होता है, उसका एक नाम रखा हुआ है कि ये इस बंदे की नेचर है। नेचर कोई साइंटिफिक रियलिटी नहीं है। कुछ बातें हम समझाने के लिए भी करते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट वेरी वेल अंडरस्टैंड कि वो पर्सनैलिटी टाइप को बताने समझाने के लिए वो पर्सनैलिटी टाइप थ्योरी है ना, वो क्या होती है, टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटीज़। अच्छा, कोई ऐसा बंदा नहीं होता जो प्योरली टाइप ए हो। आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो अभी टाइप ए लाइक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कुछ ही देर में वो टाइप बी टाइप लाइक प्रेजेंटेशन देने लगेंगे। लेकिन कई दफ़ा बातों को समझाने के लिए कोई बात की जाती है तो वही फिर लोग उसे सही समझ के आगे चलने लगते हैं। बाइपोलर या एडिक्शन या कुछ दूसरी इलनेसेस ऐसी हैं जिनमें जब तक डायग्नोसिस का मौका आता है ना, उससे बहुत पहले से आहिस्ता आहिस्ता वो बीमारियां डेवलप हो रही होती हैं, और जब तक पता लगता है उस वक्त तक वो बीमारी अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी होती है। देखिए, एडिक्शन उस दिन नहीं होती जिस दिन उसका डायग्नोसिस किया जाता है। एडिक्शन तो कई साल पहले से रवैयों में, सोचों में और बिहेवियर्स में और अप्रोच में दिखाई दे रही होती है। बाइपोलर डिसऑर्डर भी ऐसे ही है, हार्ट डिजीज भी ऐसे ही है, डायबिटीज़ भी ऐसे ही है। जिस दिन डायबिटीज़ डायग्नोज होती है ना, उससे 15-20 साल पहले से फिजिकल चेंजेस आ रही होती हैं, वेरी स्लो, वेरी सटल, जिन्हें कोई नहीं देख पाता। आप में से किसी ने 4 स्टेप इन्वेंट्री लिखी है अपनी? जैसे इंटरवेंशन डेटा होता है तो उसके बाद 4 स्टेप इन्वेंट्री, उसमें क्या होता है? उसमें यानी वो ये भी देख रहा होता है कि मेरे बिहेवियर्स ने ट्रांजिशन करना काफ़ी देर से शुरू किया हुआ है, और फिर उसमें क्वांटिटेटिव चेंजेस आती रहीं, और फिर जब नशे की बीमारी हुई। अच्छा, नशे की बीमारी की एक खासियत यह है, इट इज़ एन एम्पलीफाइंग डिजीज़। यानी जो भी आपके रवैये होंगे, अगर नशे की बीमारी हो गई तो वो कई गुना एम्पलीफाई हो जाएंगे। मसलन अगर आप गुस्सा मुस्सा करते हैं और समहाउ आपको आने वाले सालों में नशे की बीमारी हो गई है, तो अब आप गुस्सा नहीं करेंगे। नाउ यू विल एक्ट लाइक अ मॉन्स्टर। अब इसे गुस्सा कहना, इसे बहुत मिनिमाइज कर, वो रेज हो जाएगा। इट इज़ एन एम्पलीफाइंग डिजीज। यानी जो शख्सियत में मुश्किल रवैये हैं, सोचें हैं, जज्बात हैं, जो आपके लिए भी मसला पैदा करते हैं पर आपसे भी नहीं संभलते, वो पहले से भी कई गुना बढ़ जाएंगे। और अगर आपने उन्हें अटेंड नहीं किया किसी प्रोग्राम, रिकवरी प्रोग्राम या ट्रीटमेंट प्रोग्राम की मदद से, तो चीज़ें ख़राब मज़ीद होती रहेंगी। कि जिन पेशेंट्स को रिकवरी तक जाते जाते कुछ रिलैप्स का सामना होता है, क्या वो नाकाम पेशेंट उन्हें कहा जाना चाहिए? जिन पेशेंट्स को रिकवरी की मंजिलों में आगे जाते जाते मुश्किलात का, चैलेंजेस का, स्लिप्स का, रिलैप्सेस का सामना हो, क्या वो नाकाम पेशेंट होते हैं या कम तर पेशेंट होते हैं? लेकिन क्या ये सच नहीं है? क्या नशे की बीमारी इस चीज़ का नाम नहीं है? हैविंग अ love affair sort of a thing with drugs, so much so कि लोग नशा छोड़ देते हैं, पर नशे के बारे में उनके जहन में ख्यालात आते रहते हैं। बुरे नहीं आते, जाहिर है फिर वो ये सीख लेते हैं कि उन्हें
डिस्फोरिक रिकॉल या इंटरवेंशन डेटा या ऐसे टूल्स की मदद है, फिर उनकी जान बची रहेगी। लेकिन वो जब नशा छोड़ भी देते हैं तो अंदर से तो आवाज़ें आ रही होती हैं ना उनको, पर वो बड़ी मुश्किल में होते हैं, ना वो बात कर सकते हैं, अपनी दिक्कत किसी को बता सकते हैं, क्योंकि लोग भी उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर अब इन्होंने नशा छोड़ दिया है तो अब ये जैसे ऐसी कोई बात करें कि मुझे नशे से नफरत हो। एडिक्ट्स and gentle people suffering from other psychiatric illnesses, requiring a detailed recovery and rehabilitation program for their turnaround. I cannot say on लेकिन addiction तो जैसे इस phenomenon को कहते हैं ना कि mood altering substance, जो पहले कुछ ना कुछ रिलीफ देता था, एंजाइटी को ठीक करता था, मूड को मैनेज करने में मदद देता था, फिर वही नुकसान पहुंचाने लगे क्योंकि उस बंदे का एक मेटाबॉलिक सिस्टम ख़राब हो जाए और उसी खराबी के नतीजे में उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ ख़राब हो, यानी जहनी नफ्सियाती सेहत, फिर उसकी सोशल हेल्थ भी ख़राब हो जाए, यानी वो अपने इर्द गिर्द लोगों से फड्डे शड्डे करने लगे, और फिर चौथा एरिया उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ भी ख़राब हो जाए, ना उसका एतमाद अपने ऊपर रहे, ना उसका एतमाद और अच्छा फ्लूइड इंटरेक्शन अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ रहे, और ना ही उसका एतमाद का रिश्ता, ये जो मैंने इशारा किया वर्टिकल रियलिटी से बोलते हैं, क्योंकि दुनिया में पता नहीं हम सब लोगों को ये क्यों लगता है कि अल्लाह कहीं ऊपर है, हालांकि अल्लाह हर जगह ही है। हाँ, वो ये ऊपर नीचे दाएं बाएं तो हमारा है ना, वो तो हर जगह ही होता है। अच्छा, इस सारी डिफ़िकल्टी को एडिक्शन कहते हैं, जो कि एक मूड डिसऑर्डर है। अच्छा, बाइपोलर डिसऑर्डर भी एक मूड डिसऑर्डर है, उसमें भी बाइपोलर डिसऑर्डर इज ऑल्सो अ फिजिकल डिजीज़। मैंने आपकी चूंकि माजी की फ़ाइल देखी तो उसमें काफ़ी डॉक्टर्स के साथ आपने मिलके दवाइयों के ज़रिए और जैसे वो और आपको हिदायत देते होंगे मामले को बेहतर करने की कोशिश करते रहे ना आप लोग, लेकिन अभी तक मसला बेहतर होने की बजाय ख़राबी की तरफ जा रहा था ना। देखें, अगर सब ठीक है तो हम एक हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? मेरा तासुर है कि आपका ख्याल है कि जो लोग ड्रग्स करते हैं वो ज़्यादा बीमार होते हैं, उनको ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और जो लोग सिर्फ बाइपोलर डिसऑर्डर का सामना करते हैं उन्हें इतनी एक्सटेंसिव रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ऐसा नहीं है। ये फैसला आप, मैं और हम नहीं कर पाते, नहीं, डॉक्टर्स भी नहीं कर पाते। ये बीमारी की शिद्दत फैसला करती है कि किस तरह का और कैसा ट्रीटमेंट किसी को देना चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्टर्स की मर्जियां चलती ना, आपको पता है डॉक्टर्स की मर्जियां नहीं चलती, वो कोई बादशाह सलामत नहीं होते। ऑन द फेस ऑफ इट, उनके लिबास से, उनकी शख्सियत से, उनके इल्म से, उनकी तालीम से, उनकी प्रेजेंटेशन से, डॉक्टर्स कभी खुश लिबास भी ज़्यादातर होते हैं, महंगी महंगी चीज़ें भी पहनते हैं, ख़रीदते हैं, तो लगता है जैसे वो बहुत करने वाले हैं। नॉट एट ऑल। वो इतने अपने कामकाज में टेक्स्ट बुक के पाबंद होते हैं और ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग के पाबंद होते हैं, क्योंकि जहाँ वो नहीं होते ना, उन्हें रिजल्ट्स ही नहीं मिलते। बाइपोलर डिसऑर्डर इज़ अ साइकेट्रिक ब्रेन डिसऑर्डर। साइकोलॉजी तो उसके नतीजे में बाद में ख़राब होती है, और मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये समझेंगे ना कि साइकोलॉजिकल इशू है, तो आप साइकोलॉजिकल वेल बीइंग को बहुत इंश्योर करने लगेंगे। फिर आप ऐसी बातें भी कर सकते हैं कि मैं इसलिए बीमार रहती हूँ या रहता हूँ क्योंकि मेरे घर वाले मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलते, या मेरे हालात मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलते। वो अपनी जगह अहम एलिमेंट है, मैं उसे निगेट तो नहीं कर रहा। असल में तो ये एक ऐसी इलनेस है जिसमें ब्रेन और नर्वस सिस्टम इस तरह से बीमार होता है कि
वो बगैर किसी वजह के मूड और मिजाज की खराबी की बीमारी है। अच्छा, हम चूंकि आइसोलेशन में नहीं रहते, हम सब की ज़िंदगी में हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे अजीज़ रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, और फिर इस सर्कल को जितना चाहें दूर लेके जाते जाएं, तो हमें लगने लगता है कि हमारी जो कैफियत है वो फलां बंदे की वजह से है, क्योंकि इन्हीं इलनेसेस में डिनाइल बहुत स्ट्रांग होता है, और डिनाइल की एक शक्ल ब्लेमिंग या एक्सटर्नलाइजेशन भी है। यानी किसी भी मसले की जो जिम्मेदारी है वो अपने अंदर तलाश नहीं कर पाते हम, और हमें लगता है कि अगर हमारे हालात को या हमारे इर्द गिर्द लोगों को बदल दिया जाए तो फिर हम तो चेंज हो ही जाएंगे। देखिए, ये इट इज़ नॉट अ साइकोलॉजिकल डिजीज़, इट इज़ अ साइकेट्रिक फिजिकल डिजीज़, जिसमें जूं बीमारी आगे बढ़ती है तो साइकोलॉजिकल हेल्थ भी बर्बाद हो जाती है, साइकोलॉजिकल वेलबींग भी खराब हो जाती है। ये बिल्कुल एडिक्शन की तरह की बीमारी है, जिसमें दुनिया को और देखने वालों को लगता है, और जो पेशेंट होता है बेचारा सफ़र कर रहा होता है, उसे भी ये लगता है कि अगर उसके हालात बदल दिए जाएं, कि अगर आपके हालात बदल दिए जाएं तो आप तो ठीक है, मसला ही कोई नहीं। आपके लिए गुस्सा नुकसानदेह है, क्योंकि जो गुस्से, एंगर, एग्रेशन में के मामले में हिस्सा लेने वाला प्रिंसिपल केमिकल है ना, डोपामिन, वही आपकी एडिक्शन और मूड डिसऑर्डर की कैफियत में भी प्रिंसिपल रोल प्ले करता है। तो आपको ऐसी एक्टिविटी से, जैसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या परहेज बता रहा हूँ, परहेज समझते हैं ना, डॉक्टर्स कहते हैं जनाब ये दवाई खा लें सुबह दोपहर शाम इतने मिलीग्राम वॉटएवर, और ये आपने जब तक आप सेहत याब नहीं होते आपने ये खाना नहीं खाना और ये नहीं खाना, और ऐसे कोई बात करते हैं ना, इसे परहेज कहा जाता है। तो ये एक मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। मुश्किल ना होता, बाइपोलर डिसऑर्डर की रिकवरी कई मरतबा जब ये शदीद शक्ल इख्तियार कर लेता है तो ये एक चैलेंजिंग काम है। अगर चैलेंजिंग ना होता तो हम इस वक्त अस्पताल में क्यों होते? डूज एंड डोंट्स ऑफ रिकवरी, जैसे गुस्से से जान छुड़ा लें, अपने रोल में आ जाएं। क्या ऐसा भी कभी लगता है कि आप रिकवरी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और आपको मज़ीद कुछ जानने की ज़रूरत नहीं? क्योंकि 12 स्टेप फेलोशिप में तो पेशेंट्स को ये भी बताया जाता है कि अगर आपको लगता है ना कि आपको बहुत कुछ पता है तो जान लें, समझ लें कि आपको कुछ भी नहीं पता। अच्छा, जो आपकी ज़िंदगी में सिगरेट है ना, वो ऑन द फेस ऑफ इट सिगरेट है, असल में उसके पीछे बहुत सी चीज़ें हैं। डिफाइंस उनमें से है, यानी आप बगावत पर उतर आते हैं, भाग दौड़ एक और है, आपका दिल चाहता है आप जहाँ हो वहाँ से आप भाग जाएं, जो कि जाहिर है एक एम्बैरेसिंग चीज़ है आपके लिए भी, या जब आप घर से जाते हैं तो घर वालों के लिए भी मुश्किल पेश आती होगी। ठीक है, फिर बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह से अच्छी दुआ भी करते हैं, बट इट वॉज अ बैड एक्सपीरियंस, इट वॉज अ पेनफुल एक्सपीरियंस। और ये सोच भी बदल लें कि आपने अपने हेल्प करने वाले लोगों को तंग करना। आई एम बिगर देन माई ट्रीटमेंट प्रोग्राम, मैं ये ग्रैंडियोसिटी है ना। आपको पता है कि आपकी रिकवरी के लिए ये बहुत नुकसानदेह है ये सोच कि आपने अपने इलाज और अपने डॉक्टरों से दूर भागना है, कि ये रिकवरी नहीं है अपने इलाज और अपने डॉक्टर्स और अपने ट्रीटमेंट सेशन से दूर जाना। आपको पता है आपकी एडिक्शन आपके साथ क्या कर रही थी? आपको आइसोलेट कर रही थी। एडिक्शन एक आइसोलेटिंग डिजीज़ भी है, ये किसी पेशेंट को पहले अकेला करती है, उससे डिफरेंट मेंटल स्टेट्स में लेके जाती है, वो ग्रैंडियोस भी होता है, वो ग्रैंडियोसिटी में होते हुए सोचता है कि वो अकेला कर सकता है, खुद से कर सकता है। और इस तरह आइसोलेशन यानी नुकरे लगाने की बात कर, नुकरे लगाना समझते हैं? आपने वो स्टोरी स्कूल में पढ़ी हुई है जिसमें एक भेड़िया होता है और वो देखता है कि एक भेड़ों का, शीप का हर्ड है, रेवर्ड है, जिसका वो उसका मालिक भी है और वो उन्हें ग्रेजिंग के लिए घास
खाने के लिए लेके जाता है, तो फिर वापस ले जाता है, और फिर उनका एक बड़ा सा शेड भी होता है। तो वो कोशिश करता है कि वो किसी टाइम पे जाके तो किसी भेड़ को, उसका ज़हन होता है कि आज हम मटन रान रोस्ट खाएंगे, लेकिन जो ही वो जाता है तो भेड़ें शोर मचा देती हैं, और फिर जो उनका गार्ड डॉग होता है या उनका मालिक होता है वो आ जाता है, तो फिर भेड़िए को भागना पड़ता है वहाँ से। तो भेड़िए के जहन में एक तरकीब आती है, वो कहीं से ना एक भेड़ की खाल लेता है और उस खाल में वो जाता है, भेड़ों में मिक्स हो जाता है, पता ही नहीं लगता। तो इस तरह वो एक भेड़ को फिर साइड पे ले जाके तो उसको खा जाता है। और आपने सुना हुआ है ना, भेड़ की खाल में भेड़िया, या वुल्फ इन अ शीप्स क्लोथिंग। अच्छा, ये एडिक्शन में ये बहुत होता है। एडिक्शन आपको तरह तरह की हरकतें करवा के आइसोलेट करती है, जिनमें से एक हरकत पता क्या है? ग्रैंडियोसिटी। आपको लगता है कि जो आप जानते हैं वो आपके डॉक्टर साहिबान भी नहीं जानते। आपको लग रहा था कि आप इतनी तेज भागते हैं कि आपको कोई पकड़ ही नहीं सकता ना, यही लग रहा था। ये ग्रैंडियोसिटी है। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. Get help. इससे मना नहीं कर रहा, वो लाड भी कर सकता है, वो फरमाइशें भी कर सकता है, वो बात भी कह सकता है, वो इंसिस्ट भी कर सकता है। बेटे या बेटी होने के जो प्रिविलेजेस हैं वो तो हैं, पर मैं ये सिर्फ पूछ रहा हूं कि क्या ये बेटे का रोल है कि अब्बा जी के साथ सींग फंसा के रखे जाएं? सींग फंसाना समझते हैं? और हर दफा एक सींग अपना तोड़ दिया जाए और एक सींग अब्बा जी का तोड़ दिया जाए। क्या ये बेटा होने का रोल है कि हम सींग फंसा लें? क्योंकि आपको एडिक्शन रिकवरी में, रिहैबिलिटेशन में, क्रॉनिक इलनेस मैनेजमेंट में रोल के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने से बहुत फायदा होगा। मैं आपको बहुत यकीन दिला रहा हूं। और यहां पर आप देखें कि रोल्स चेंज होते हैं। जैसे हम अपनी एडिक्शन की वजह से तकलीफ में थे, परेशानी में थे, और इन्होंने समहाउ विलिंग वेज का कोई प्रोग्राम ओवर द एयर यूट्यूब पर, फेसबुक पर कहीं देख लिया। उन्हें तकलीफ भी थी, दिक्कत भी थी, परेशानी भी थी, तो ये ट्रीटमेंट में आ गए, ये खुद से तशरीफ लाए हैं। अच्छा, ये सफ़र कर रहे थे लेकिन पेशेंट होने के रोल में थे, तो इन्होंने कहीं आके कहा कि मेरी हेल्प करें, तो फिर ये एडमिट हो गए। हमने कहा अच्छा जी कर देते हैं। लेकिन हो सकता है ना इन्हें आज कल परसों कोई पेशेंट कहे कि बड़े जालिम हैं। हाँ ऐसा भी होता है, क्योंकि ये जो नशा छोड़ने का प्रोसेस है ये मुश्किल है, ये आसान नहीं है। और मैं आपको अगर हकीकत बता सकूं तो वो ये होगी कि फंस आप पहले गए थे, अब आप उन मुसीबतों से निकल रहे हैं, लेकिन मुश्किल है। लेकिन इनके लिए जर्नी में कुछ मुश्किल मोड़ भी तो आ रहे हैं ना। तो जैसे कल ये हमारे साथ अच्छी बात कर रहे थे, तो आज जवाबन हम भी इनके साथ अच्छी बात कर सकते हैं। हम इन्हें बता सकते हैं कि दिस टू शैल पास। हम इन्हें बता सकते हैं कि यार हिम्मत ना छोड़ना, बहुत अच्छा फैसला किया था, अब निभा देना। हम इन्हें कह सकते हैं कि मैं आपके लिए दुआ भी करूंगा, अल्लाह आपके दिल को सुकून दे। तो अगर हम इन्हें थोड़ी बहुत सपोर्ट करेंगे
तो इनका दिल कुछ ना कुछ इस मुश्किल लम्हे में Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help.